अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? तो बेटा हमारा जो है आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जो है चैप्टर नंबर 4 है हमारा, मोशन इन टू डायमेंशंस। इसमें हम इंट्रोडक्शन वगैरह पहले भी देखते हैं, ठीक है। देन इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। देखो इसमें हमारे पास ये है कि चैप्टर हमारा क्या कहलाता है, मोशन इन टू डायमेंशंस। सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन होती क्या है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट motion of an object in xy plane in which its velocity is resolved into its horizontal and vertical component is called two dimensional motion। तो देखो, अगर तो आप एक्स वाई प्लेन की बात करते हो और आप उसमें से सिर्फ एक्स प्लेन पे चलते हो तो आप वन डायमेंशन मोशन में हो। अगर आप सिर्फ वाई प्लेन पे चलते हो तो आप अगेन वन डायमेंशन मोशन में हो। लेकिन अगर आप ऐसे मूव करते हो कि आपकी मोशन डिवाइड हो रही है एक्स के अलोंग भी, वाई के अलोंग भी, यानी कि आप इस वक्त एक लाइन पे मूव नहीं कर रहे, एक डायमेंशन पे मूव नहीं कर रहे, बल्कि आप एक एरिया पे मूव कर रहे हैं, एक प्लेन पे मूव कर रहे हैं। और वो प्लेन क्या है? वो है एक्स वाई प्लेन। यानी आप एक वक्त में एक्स डायमेंशन में भी ट्रेवल कर रहे हैं, वाई में भी ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, लाइक v इज़ अ वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी जो है हमारी वो ब्रेक हो जाती है वी एक्स में और वी वाई में। और यहाँ से कोई सर्टेन एंगल बनता है, यहाँ से कोई सर्टेन एंगल बनता है। तो लिहाजा अगर दो डायमेंशन की मोशन है जिसमें वो एक्स वाई प्लेन में है या वाई जेड में है या जेड एक्स एनी प्लेन में वो मौजूद है उस वीक वे वो मोशन, तो ऐसे मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब देखें, दुनिया में हर कोई भी मोशन सिर्फ लीनियर मोशन नहीं हो सकती, वन डायमेंशन नहीं हो सकती। कुछ मोशंस हैं जो कि टू डायमेंशन में पाई जाती हैं, कुछ मोशंस हैं जो थ्री डायमेंशन में पाई जाती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस के थ्रू मूव करेगा वो थ्री डायमेंशन में मूव करता है, उसकी कंपोनेंट्स को तीन कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है। सो लिहाजा एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन क्या है हमारे पास? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, जिसमें से सबसे बुनियादी पहली एग्जाम्पल मोशन इन टू डायमेंशन की है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एंड देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारा ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइड है, पहला है प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां हम देखते हैं हमारे साथ हमसे क्या पूछा जाएगा। पहला टॉपिक तो हमारा क्या है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से हमसे सवाल क्या किया जा सकता है? व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल क्या होता है? डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। आप प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन करें एंड गिव सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। और आम जिंदगी में इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी आप हमें बताएं। नेक्स्ट, व्हाट आर द अजम्पशंस टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी भी फिजिकल फिनोमेना को पढ़ने के लिए बाज़-औक़ात हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ क्या अजम्पशंस होंगी ये हमें बताना होगा। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट डेट इज गिवन एनी इनिशियल वेलोसिटी, जिसे कोई भी इनिशियल वेलोसिटी दी जाए, यानी उसे थ्रो किया जाए, एंड विच, और थ्रो करने के बाद वो नतीजतन सब्सिक्वेंटली उसके बाद फॉलो करे एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता विच इज डिटरमिन्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और वो एक ऐसा पाथ कवर करे कि जिसमें उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही हो और फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी हवा, एयर की फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उस पर एक्ट हो, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या हुआ? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आपने थ्रो किया किसी रफ्तार से और उसने एक ऐसा पाथ कवर किया जिस पे ग्रेविटी का असर हुआ, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हुआ और एयर फ्रिक्शन का इन्फ्लुएंस हुआ, ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल आप यहां इस तरह से देख सकते हैं, ये रहा एक प्रोजेक्टाइल।
इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये बॉल है, हमने इसको एक्स और वाई प्लेन में थ्रो किया विथ सम वेलोसिटी वी नॉट, और यहाँ कुछ एंगल बनेगा जो कि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल होगा विच विल बी थीटा, एनी एंगल लेस देन 90, कोई भी 90 से छोटा एंगल यहाँ हम बना सकते हैं। असल में मैंने ये एंगल नहीं बनाया, उसको हम कॉपी पे जब समझेंगे तो यहाँ बना लेंगे। अब किसी भी एंगल से आप इनिशियल वेलोसिटी को थ्रो करेंगे और वो जो पाथ बनाएगा उस पे क्या होगा, ग्रेविटी का असर होगा और एयर फ्रिक्शन का असर होगा। अब देखें, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक प्रोजेक्टाइल है, जैसे आप इसको थ्रो करेंगे तो ये जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते कुछ टाइम में इसकी स्पीड कम हो जाएगी और एक पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा, यानी एक ऐसा मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा जिससे मजीद ऊपर ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसको ग्रेविटी ने रोक दिया। ऊपर जाते जाते ग्रेविटी ने स्लो किया, देन रोक दिया, देन यहाँ से दोबारा वापस आएगा तो दोबारा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ वापस आ जाएगा। अब इसमें इसने कर्व क्यों बनाया, क्योंकि इसमें वर्टिकल मोशन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल मोशन भी शामिल है, क्योंकि हमने इसको एक्स पे भी थ्रो किया है, वाई पे भी थ्रो किया है। अब याद रखेंगे कि इसमें इसका जो मोशन है, इसका जो इनर्शिया है वो एक्स के अलोंग भी है, वाई के अलोंग भी है। अब जो वाई के अलोंग है उसको तो कंट्रोल कर लिया ग्रेविटी ने, लेकिन जो एक्स के अलोंग है, एक्स के अलोंग पे ग्रेविटी का कोई काम नहीं होता। अगर तो वहां किसी का काम है तो वो एयर फ्रिक्शन का काम है। तो इसमें हम मान सकते हैं कि इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन में इसको इस डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट कर सकती है, लेकिन अब हम अपनी आसानी के लिए अभी आगे चल के एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो लिहाजा जो ऑब्जेक्ट की मोशन अलोंग एक्स होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो एक्स पे ट्रेवल करेगा, लेकिन एक्स पे ट्रेवल करते करते क्योंकि वो वाई पे भी ट्रेवल कर रहा था तो लिहाजा वो एक कर्व बनाएगा और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से वो उस कर्व को बनाते हुए, उस पाथ को ट्रेवल करते हुए एग्जैक्टली सेम हाइट सेम लोकेशन पे किसी दूसरे पॉइंट या टारगेट पे लैंड कर जाएगा। इस तरह की जो मोशन है, कर्व मोशन जो है, पैराबोलिक मोशन जो है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो लिहाजा यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुई, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड नियर अर्थ सरफेस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको प्रोजेक्ट किया गया नियर अर्थ सरफेस और उसने एक कर्व्ड पाथ फॉलो किया ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें एक बात आप गौर करें कि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या कहा है, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब है यहाँ हमने एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया है आसानी के लिए, क्योंकि अगर एयर फ्रिक्शन है भी तो इतनी कम है कि उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लिहाजा ये एक प्रोजेक्टाइल है और उसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो मैंने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया था कर्व्ड, या कहीं कोई पाथ का जिक्र मैंने यहाँ किया जैसे फॉलोइंग अ कर्व्ड पाथ, इस कर्व्ड को पैराबोला या पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं, इसको पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशंस हैं इसकी, एप्लीकेशंस में क्या समझते हैं, देखिए एप्लीकेशंस में कहा जा रहा है एथलेटिक्स में प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल होता है। जैसे क्रिकेट के गेम में, फुटबॉल के गेम में, वॉलीबॉल या टेनिस में, इन तमाम गेम्स में जब बॉल को थ्रो, किक या कैच किया जाता है तो उसमें प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल जंपिंग, जब वर्टिकल जंप भी होती है, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल जंपिंग होती है। अब हॉरिजॉन्टल जंपिंग में जब एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करता है तो उसमें जो एप्लीकेशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। सिमिलरली बुलेट शूटिंग, बुलेट शॉट करने के लिए, कैनन शॉट करने के लिए, मिसाइल तोप से गोला फायर करने के लिए, बुलेट फायर करने के लिए, तीरबाजी करने के लिए, किसी भी शूटिंग के लिए, टारगेट पे फायर करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की है। तो इस डायग्राम को आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं कि मान सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल जंपिंग है, कोई एनिमल जंप कर रहा है, कोई इंसान जंप कर रहा है। आप देखते हैं कि जो जानवर जिस तरह वो भागते हैं तो वो जिस तरह वो जंप करते हैं ये उनका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। सिमिलरली क्रिकेट में जब शॉट खेलते हैं, कैच करते हैं, थ्रो करते हैं तो इसी तरह का पैराबोला कर्व पाथ बनता है।
सिमिलरली बुलेट शॉट करने में, टारगेट पे कैनन को, बुलेट्स को, मिसाइल को फायर करने में यही प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है, ठीक है। तो ऐसे में ये वो सारी एप्लीकेशंस हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो जिनकी जहां प्रोजेक्टाइल मोशन इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अजम्पशंस हैं, जिसमें हमने इनको अज्यूम करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये फैक्टर नेग्लेक्ट किए गए हैं या ये अजम्पशंस लिए गए हैं। ये कहा गया है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इज कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ मोशन एंड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। यानी इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि सीधी सी बात है कि देखिए, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हर प्लेस पे एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, लेकिन उस वेरिएशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहेगी और वो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगी। और ये तो फैक्ट है कि वो डाउनवर्ड ही एक्ट करती है। और इसमें इस बात से हमने ये मतलब भी निकालना है कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ग्रेविटी की वैल्यू को डाउनवर्ड कंसीडर करके हमेशा नेगेटिव में लेना है। ग्रेविटी इज ऑलवेज इन नेगेटिव, क्योंकि इसका हमेशा काम ऑब्जेक्ट को अपोज करना होता है ना। ये जब ये ऊपर जाता है तो ये स्लो कर देती है, जब ये नीचे आता है तो इसको फास्ट कर देती है, तो अपोज काम करती है, नेगेटिव डायरेक्शन में लिया जाएगा। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हुए हम क्या करते हैं कि देखें, वर्टिकल मोशन में तो ग्रेविटी असरअंदाज हो रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई फोर्स असरअंदाज नहीं हो रही, क्योंकि हमने एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया है। लिहाजा इसमें हमने कहा कि इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। द रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द मोशन। ये एक और अहम बात है कि अर्थ का जो अपना रोटेशन होता है वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया, मिसाइल को लॉन्च किया, और आपने यहाँ टारगेट करना था, लेकिन हम इस तरह लॉन्च करते हैं कि इतने टाइम और इतनी स्पीड में कि ये जब लॉन्च हो तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लैंड हो जाए। अब आपको पता है कि अर्थ स्पिन करता है, अर्थ के स्पिन करने से अर्थ की कोऑर्डिनेट्स तो उस टारगेट के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में होगा कि अगर तो हमने जो प्रोजेक्टाइल फायर किया है वो अर्थ से बहुत दूर फायर किया है, यानी हमने उसको इतना रेंज दे दिया, इतना हाइट दे दिया कि वो बहुत हाइट पे चला गया कि माइट भी पॉसिबल कि वो ग्रेविटी कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको पता है अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो देन वो इट डजंट कम बैक। तो लिहाजा एक तो बात ये होती है कि हमने प्रोजेक्टाइल को अर्थ के नियर फायर करना होता है, अर्थ के नज़दीक के। अगर वो अर्थ के नज़दीक करोगे तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहेगा, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो उस पर अर्थ के स्पिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा कोऑर्डिनेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अगर कोई बहुत मामूली सा फर्क इतना पड़ा तो वो नेग्लिजिबल होता है कि लिहाजा हम उसमें अर्थ की रोटेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि उससे कोई मोशन पे अफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहां थोड़ा हम और समझ सकते हैं कि देखें, जो है अगर आप वन डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये एक लीनियर मोशन है, वाई पे ट्रैवल कर रहे हैं या जेड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये लीनियर मोशन है। लेकिन अगर आप एक प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन का मतलब जहाज नहीं, मतलब एक ऐसा प्लेन जो एक्स और वाई दो एक्सिस को बना के बनता है, आप एक्स और वाई के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं तो लिहाजा आप 2 डायमेंशन में हैं। इसी तरह 3 डायमेंशन मोशन भी होता है जो स्पेस में होता है। अब इनकी टाइप्स प्रोजेक्टाइल एंड यूनिफॉर्म जो हमने वहाँ देख ली। अब देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में हम यहाँ तो इसी को जिस तरह हमने वहाँ समझा कि देखें, जब आप एक ऑब्जेक्ट को फायर करते हैं तो उसको किसी एंगल पे फायर करते हैं, ये वो एंगल होता है, और ये v0 वो स्पीड होती है जो आप उसको देते हैं। अब हर वेलोसिटी जो आप उसको इनिशियली प्रोवाइड करते हैं वो अपने 2 कंपोनेंट में टूट जाती है, एक x पे और एक y पे, यानी v0 x और v0 y। अब आप देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये एक पैराबोलिक पाथ कवर करता है, और इस पाथ को पैराबोलिक पाथ कहते हैं, और इस तरह की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये एक प्रोजेक्टाइल होगा जो इस तरह से मूव कर रहा है। अब अगर आप इस पूरे रास्ते में किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की कंपोनेंट देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हर पॉइंट पे जो v0x और v0x इट रिमेन्स सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया है, तो कोई फोर्स नहीं लग रही, ये चलता जाएगा, सिर्फ ये ऑटोमेटिकली कब आके रुकेगा, जब ये ज़मीन पे आके गिर जाएगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो इसका जो v0y है वो कम होता जाता है, लेस होता जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे
वी नॉट वाई का कंपोनेंट नहीं रहता, सिर्फ एक कंपोनेंट रहता है और उसको बोलते हैं वी नॉट एक्स। एंड देन फिर वो दोबारा डाउनवर्ड आता है तो वी नॉट वाई फिर अपना किरदार अदा करता है और नीचे आते आते वी नॉट वाई बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और उस पॉइंट पे जहाँ से ये जितनी हाइट से ये लॉन्च हुआ था उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद इसका वी नॉट वाई फिर रिकवर हो जाता है। तो अमूमन अगर आपने इसको लॉन्च किया 20 मीटर पर सेकंड से तो इसका इम्पैक्ट भी तकरीबन 20 मीटर पर सेकंड पे ही होगा। तो लिहाजा ड्यूरिंग द मोशन इसका वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का पहले तो घटता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर दोबारा बढ़ के फिर मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम। तो लिहाजा इसमें वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसका एक्स कंपोनेंट वी नॉट एक्स होता है, वाई कंपोनेंट वी नॉट वाई होता है। अच्छा, सिमिलरली इसमें कुछ फैक्टर्स हैं कि एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया जाता है, ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग। और दूसरी चीज़ ये जो मैंने आपको बताया कि अर्थ का जो स्पिन है, अब जैसे कि आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फायर करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल बनेगा और ऐसे फायर होगा, यानी कि थोड़ा इस और इस तरह से देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ से फायर करना है यहाँ से, और इसने ऐसे अलोंग द ग्रेविटी इधर आ जाना है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी से इसको फायर किया और ग्रेविटी के अलोंग जब ये चला तो ये इधर आके इसने इम्पैक्ट कर दिया। हम ये तमाम प्रोजेक्शंस जो है वो अर्थ के नियर करते हैं, मतलब अर्थ की सरफेस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकते, यानी सीधी सी बात है हम लॉन्चिंग हम अर्थ की सरफेस पे रहते हुए भी कर सकते हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर भी लॉन्चिंग कर सकते हैं। तो हम अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर, यानी इतना दूर नहीं करते कि हम उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएं या फिर हम किसी को इतनी बड़े एंगल या इतनी स्पीड से, इतने कैलकुलेशन से फायर नहीं करते कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। तो लिहाजा अगर तो आप किसी को परपेंडिकुलरली फायर करते हैं तो लिहाजा इसका चांस है कि वो सीधा निकल जाए, लेकिन अगर आप किसी एंगल पे फायर करते हैं तो फिर वो लाजमी अमूमन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से वो एक कर्व बना के नीचे वापस आएगा। तो लिहाजा हमने जो भी रखना है उसमें ये करना है कि अर्थ की जो रोटेशन है हमने ये मान लेना है कि जैसे अगर हमने इसको लॉन्च किया तो जब ये लैंड किया तो अर्थ का स्पिन से इस कोऑर्डिनेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने इसको इतनी स्पीड इतने एंगल से फायर किया कि उससे जो अर्थ का स्पिन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे यहाँ लॉन्च करना था, यहाँ पे एक पॉइंट ए था और यहाँ पे एक पॉइंट बी था, जब मैंने इसको पॉइंट ए पे लॉन्च करना चाहा तो ये अपने सही पॉइंट पे लैंड हुआ, लेकिन ऐसे में अर्थ स्पिन कर गया और ए की जगह वहाँ बी पॉइंट आ गया, मतलब अर्थ का स्पिन की वजह से टारगेट हमारा गलत चला गया। तो ऐसा नहीं होता, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा कोई बड़ा फैक्ट नहीं होता, तो लिहाजा हम इसमें अर्थ के मोशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह बस यहाँ चीज़ हमने बताई है कि मोशन इन एक्स वाई प्लेन इन टू डायमेंशन वेयर वन कंपोनेंट वेलोसिटी चेंजेस, जिसमें से वी नॉट वाई चेंज होता है और यानी वेरी होता है, जबकि दूसरा कंपोनेंट वी नॉट एक्स जो है वो सेम रहता है, इसी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब इसमें हम इसके दो एस्पेक्ट्स स्टडी करेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइम का टॉपिक है। फिलहाल हमने जो है वो इस चीज़ को यहाँ समझा है और इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको वहाँ बता दी थी। यहाँ भी हम देख सकते हैं शेल फाइट फ्रॉम कैनन, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जंपिंग, दीज ऑल आर द एप्लीकेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, जो कुछ भी मैंने अभी बताया है। थैंक यू सो मच।